हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CMS ऑनलाइन एजुकेशन पर। जो हमारा टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आज हम उसकी लास्ट क्लास लेने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी और शक्तियां बाकी रह गई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 39 में क्या दिया है कि रेट की अधिकारिता में वृद्धि। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संसद के पास संपूर्ण शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो रीट की अधिकारिता है, रीट को आमतौर पर हिंदी में लिखा जाता है लेख लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में रीट ना देकर क्या दिया होता है, लेख दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीट की अधिकारिता में वृद्धि की पूरी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। जैसा कि हमें पता है पहले से कि आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल सिर्फ 5 ही प्रकार की रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर इसकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर संसद चाहे तो अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये आ जाता है आर्टिकल अपने 139 के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 142 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय से तात्पर्य क्या हो सकता है, देखिए जिस प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वाद लंबित है, ठीक है, या उस पर कार्यवाही चल रही है, तो उसको लागू करने के लिए, पूर्ण न्याय को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है जो कि संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। ठीक है, यानी कि न्यायालय ने अपना निर्णय दिया नहीं, उससे पहले ही आदेश जारी कर सकता है पूर्ण न्याय को लागू करने के लिए। इसके साथ साथ और क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी, भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष पेश होने की इजाजत दे सकता है, या उसे पेश होने के लिए बाध्य कर सकता है, या उससे किसी प्रकार का दस्तावेज मंगवा सकता है। ये सब कुछ किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 142 के तहत दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 144 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 144 ये कहता है कि भारत के जितने भी सिविल और न्यायिक अधिकारी हैं, सिविल और न्याय अधिकारी से मतलब क्या हो गया, सिविल अधिकारी जो सिविल सेवा में, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ठीक है, और न्यायिक अधिकारी कौन हो गए, जितने भी जजेस आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, या फिर निचली अदालतों के जितने भी जजेस होते हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, आपको एक चीज के बारे में मालूम होगा, ज्ञात होगा, एक बात बहुत चला था NRC का। NRC की बात आती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में NRC है, क्या वो लागू हो गई है, क्या NRC करवाई जाती है, अगर करवाई जाती है तो कहां पर NRC करवाई गई है, तो ध्यान रखिएगा अब तक भारत में NRC सिर्फ एक ही स्टेट में करवाई गई है। कौन से में, आसाम में। आसाम में NRC करवाई गई है, और वो भी भारत सरकार के द्वारा नहीं करवाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाई गई है, वहां पर बसे हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आसाम की स्थिति आती है, जो आसाम की कंडीशन की बात करते हैं, तो वहां के जो मूल निवासी आते हैं आसाम के, उन्होंने भरपूर आंदोलन किया था। जो बांग्लादेश के निवासी आए हुए थे भारत में, उनको आसाम से निकालने के लिए। ठीक है, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था NRC करवाने का, ताकि पता किया जा सके कि कितने प्रतिशत लोग वहां पर जो आसाम के मूल निवासी हैं और कितने लोग वहां पर बांग्लादेश से आए हुए हैं। उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने खुद NRC करवाई थी, जिसके तहत क्या किया था, जितने भी सिविल अधिकारी थे और न्याय अधिकारी थे, उनके द्वारा ये NRC करवाई गई थी। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल उठता था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे NRC करवा सकता है, ये काम तो सरकार का होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 144 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि जितने भी सिविल और न्यायिक अधिकारी है वो किसकी सहायता के लिए कार्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करेंगे। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में 2019 में NRC कंप्लीट करवाई थी। याद रखिएगा 2019 में कंप्लीट हुई थी, इसकी शुरुआत तो लगभग 2013 के आसपास हो गई थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा NRC अब तक केवल और केवल सिर्फ आसाम में ही हुई है। जिस पर भी अभी केस चल रहा है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मानी गई है, क्योंकि इसमें कुछ पक्ष रह गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग इसमें और शामिल होने चाहिए थे। ठीक है, इसलिए NRC अभी भी वहां पर चल रही है। अनुच्छेद 145 की हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 145 में सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया
और पद्धति का विवरण दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यवाहियों का संचालन किस प्रकार से कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जब भी अपनी पद्धति व प्रक्रिया निर्धारित करता है तो वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित करता है। यानी कि जब भी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इन प्रक्रिया में अपील सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, या जो विधि व्यवसाय करते हैं उनके लिए क्या कानून बनाए जाएंगे, या जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, इसके तहत एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 145(3) की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 145(3) में दिया हुआ है संवैधानिक पीठ के बारे में। अब संवैधानिक पीठ के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में। संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ से तात्पर्य क्या है। जब भी देखिए संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं, जब भी संविधान की व्याख्या करनी होती है उस समय सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनवाई करता है एक संवैधानिक पीठ के तहत करता है। और इस पीठ में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 5 सदस्य की ये पीठ होनी आवश्यक होती है। ठीक है, जब भी संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है तो ध्यान रखिएगा उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने आवश्यक होते हैं। 5 न्यायाधीशों की जो बेंच होती है उसे ही संवैधानिक पीठ कहा जाता है। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम कितने होने आवश्यक होते हैं, 5 न्यायाधीश होने आवश्यक होते हैं। और ये अपना निर्णय किस आधार पर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये अपना निर्णय किस आधार पर देंगे, बहुमत के आधार पर देंगे। यानी 5 में से अगर 3 न्यायाधीशों ने जो निर्णय लिया है मान्य वही होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है 145(3) में और दिया हुआ है कि किस मामलों में संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा। पहला तो हमने देख लिया कि जब भी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है तब कौन करता है, संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा मामला क्या आता है जब संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 143(2) जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है, किन मामलों में, जो 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले की जो भी संधियां शर्तें आती हैं उनसे संबंधित अगर कोई परामर्श मांगता है तो अनुच्छेद 143(2) के तहत वो परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, जब भी उस बारे में कोई परामर्श देना होता है सर्वोच्च न्यायालय को तब भी एक संवैधानिक पीठ या 5 सदस्यों की पीठ, न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाता है। और ये भी अपना निर्णय किस आधार पर देते हैं, बहुमत के आधार पर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 146 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 146 में क्या दिया हुआ है, अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने जितने भी अधिकारी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं या सेवक होते हैं, उनकी नियुक्ति का पूरा अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके लिए वो यूपीएससी से सहायता भी ले सकता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 121 की अगर हम बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 121 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 121 में दिया हुआ है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई कार्यवाही करता है या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो भी फैसला देते हैं या जो भी कार्य करते हैं उनके संबंध में चर्चा संसद में कभी नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एक न्यायाधीश के रूप में जो भी कार्य कर रहे हैं उस विषय में चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। और यही बात लागू होती है अनुच्छेद 211 के तहत किस पर, विधानमंडल पर। किस पर होगी, राज्य विधानमंडल पर लागू होती है। इसमें क्या कहा गया, इसमें भी यही बात कही गई है कि हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं वो अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए अगर कोई भी कार्य करते हैं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तो उस संबंध में चर्चा अनुच्छेद 211 के तहत विधानमंडल में नहीं होगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा अगर किसी न्यायाधीश को हटाने की बात चल रही है, जब हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है उस संबंध में उस समय इस पर चर्चा की जा सकती है, अन्यथा चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, एक शब्द आता है बार बार, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, ठीक है, तो हम समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन को। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि संसद कोई भी कानून बनाती है, संसद या विधानमंडल अगर कोई भी कानून बनाती है, संविधान में कोई फेरबदल किया जाता है
तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ये देखता है क्या वो कानून जो बनाया गया है वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है, या फिर जो उसकी प्रक्रिया अपनाई गई है वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुकूल है या नहीं है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। एक हम संबंध देख सकते हैं इसका अनुच्छेद 13 से समझने के लिए। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, अगर कोई भी कानून सरकार द्वारा, कोई भी कानून संसद या विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है जो मूल अधिकारों को छीनता है या उन्हें कम करता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस पूरे के पूरे कानून को रद्द कर सकता है या उतने भाग को रद्द कर सकता है जो मूल अधिकारों को कम करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी कानून आया, उसमें 10 प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इन 10 प्रावधानों में से 3 प्रावधान ऐसे दिए हुए हैं जो मूल अधिकारों को कम करते हैं। ठीक है, तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इन 3 प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त कर सकता है। या फिर मान लीजिए कोई 10 प्रावधान आए किसी कानून में, ये 10 के 10 क्या करते हैं, मूल अधिकारों को कम करते हैं या मूल अधिकार छीनते हैं, तो इन सभी को पूरे के पूरे कानून को भी निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी स्वतंत्रता की। सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता आती है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता हमें कहां कहां दिखाई देती है। सबसे पहले नियुक्ति की हम बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि वो कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह से अलग है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में संसद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती या पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इनको पद से हटाने की बात कर लेते हैं, तो पद से हटाने की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं, वो इतनी जटिल है कि किसी भी न्यायाधीश को आसानी से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चर्चा कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल पूरी तरह से निश्चित किया गया है। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, यानी 65 वर्ष की आयु से पहले इनके पद से नहीं हटाया जा सकता। अगर हटाना है तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, तो इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पेंशन की बात कर लेते हैं, वेतन भत्तों की अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वेतन भत्तों की अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इनके कार्यकाल के दौरान इनके पेंशन और वेतन भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है संसद के द्वारा। हालांकि थोड़ा सा अपवाद आता है, अनुच्छेद 360 के तहत अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है उस समय इनमें कटौती की जा सकती है, अन्यथा इनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। आपको इसके लिए वर्ड मिल सकता है कि इनके वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बढ़ाया जरूर जा सकता है लेकिन घटाया कभी भी नहीं जा सकता। इसी संबंध में हम एक और चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 124 के तहत ही कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से मतलब क्या हो गया, जो अपने पूरे कार्यवाही, जो अपने निर्णय है उनका रिकॉर्ड्स रखता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड होते हैं वो संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर इसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय आते हैं, जैसे हाई कोर्ट मान लेते हैं, वो निर्णय देता है। ठीक है, एक चीज यहां भी ध्यान रखने वाली आती है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय परिवर्तन करना हो, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय परिवर्तन कर सकता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि अगर संविधान में अगर बात की जाए कब कब निर्णय परिवर्तन किया गया था, तो आपको याद होगा 1951 की बात कर लेते हैं हम, 1951 की बात कर लेते हैं, 1965 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बात आती है, निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो मामले आते हैं जैसे सज्जन सिंह का मान लेते हैं गोल, उससे पहले की अगर हम बात कर लेते हैं 1951 की हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर क्या बात आती थी,
सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि अनुच्छेद जो 13 है वो 368 की परिधि में नहीं आता, सॉरी अनुच्छेद 368 है अनुच्छेद 13 की परिधि में नहीं आता। इसका मतलब क्या था कि अगर जो भी संविधान संशोधन माने जाते हैं उनको विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, कानून के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो अगर अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन होता है तो वो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन पर नहीं डाली जा सकती, याचिका नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए 1900 अगर बात कर लेते हैं, हम 67 की बात कर लेते हैं, तो उस समय एक निर्णय आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की हम बात कर लेते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय परिवर्तन करते हुए कहा था कि जो अनुच्छेद 368 है अनुच्छेद 13 की परिधि में आता है, संविधान संशोधन कर भी संसद मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, संसद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय परिवर्तन कर सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय परिवर्तन करना है तो वो बेंच पहले जो उसने निर्णय दिया था उस बेंच से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए पहले कोई बेंच थी 5 सदस्यों की, 5 न्यायाधीशों की कोई बेंच थी, उसने अपना निर्णय दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय को परिवर्तन करना है तो उस बेंच में 5 से अधिक न्यायाधीश होने आवश्यक होते हैं। यानी कि बड़ी जो बेंच होती है वो छोटी बेंच के निर्णयों को परिवर्तित कर सकती है, छोटी बेंच कभी भी बड़ी बेंच के निर्णयों को परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, स्वतंत्रता के बारे में हमने बात कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नया प्रचलन आया, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो संवैधानिक रूप से संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है, जिसे हम जानते हैं जनहित याचिका के नाम से। जनहित याचिका, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है, लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा PIL, ठीक है, PIL वो यही होता है, जनहित याचिका ही होती है। ये क्यों शुरू की गई और उसका उद्देश्य क्या था? देखिए 1980 के दशक की बात आती है, 1980s की बात आती है। इस समय 2 न्यायाधीशों का मुख्य योगदान रहा था जनहित याचिका के मामले में। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो एक न्यायाधीश आते हैं PN भगवती, ठीक है, और दूसरे न्यायाधीश आते हैं कृष्णा अय्यर। यहां पर ध्यान रखिए कृष्णा अय्यर वही न्यायाधीश है जिन्होंने 1971 में जो आम चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनमें इंदिरा गांधी जब जीती थी तो उस समय इंदिरा गांधी की जो जीत थी, इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, चयन था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं एक यही मेजर कारण रहा था तीसरे आपातकाल के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ये न्यायाधीश कृष्णा अय्यर। तो इन दोनों की पहल पर ही जनहित याचिका की शुरुआत की गई। अब जनहित याचिका होती क्या है? जैसे मान लीजिए किसी भी नागरिक के, भारत के किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है या मूल अधिकारों से वो वंचित हो रहा है, ठीक है, तो उसे याचिका डालनी होती थी। अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो रिट लगा सकता था, या फिर क्या कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर कर सकता था मूल अधिकारों को लागू करने के लिए। लेकिन इसकी एक प्रोसेस होती है। अब देखिए ऐसे मामलों में होता क्या है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वही क्या कर सकता है, रिट लगा सकता है। लेकिन जनहित याचिका में क्या होता है, मान लीजिए कुछ गरीब तबके आते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, वो इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते और वो अपनी मूल अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए क्या किया गया, जनहित याचिका या लोकहितवाद की शुरुआत की गई थी। यानी कि उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कोई याचिका दायर कर सकता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है और सबको मूल अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। अन्य विधिक मामलों में भी जनहित याचिका लगाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जनहित याचिका की खास बातें क्या होती है। सबसे पहले समझने वाली बात ये आती है, जनहित याचिका या लोकहितवाद या जो PIL की हम बात करते हैं, इसकी खास बात क्या होती है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि याचिका लगाई कहां जा सकती है, याचिका दायर कहां पर की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहां पर, हाई कोर्ट में ही इस प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती है। क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किसका काम होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही रिट लगाई जा सकती है। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि जो द्विपक्षीय वाद होता है या फिर जो जनहित याचिका होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो द्विपक्षीय वाद होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है।
ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। जो द्विपक्षीय वाद होता है उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है वही याचिका लगा सकता है, लेकिन जो जनहित याचिका की बात कर लें तो उसमें याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। या फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी उसमें कोई भी एक्शन ले सकता है। जैसे मान लीजिए समाचार पत्रों में कोई चर्चा चल रही है किसी वाद को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें याचिका दायर नहीं कर रहा है लेकिन इस पर सुनवाई होनी आवश्यक है, इसमें संविधान से संबंधित प्रश्न निहित है, तब सुप्रीम कोर्ट खुद भी कार्यवाही कर सकता है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे द्विपक्षीय वाद की हम बात कर लेते हैं, तो द्विपक्षीय वाद में अगर किसी पीड़ित व्यक्ति ने कोई याचिका दायर की, मान लीजिए हाईकोर्ट में दायर की, तो उस याचिका को वापस ले सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी जनहित याचिका की बात आती है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे कई बार किसी ने PIL लगा दी, उसके बाद क्या होता है, वो कभी भी उसको वापस नहीं ले सकता। जैसे कि मान लीजिए अतिक्रमण से संबंधित कोई मामला आता है और उस संबंध में किसी व्यक्ति ने PIL दायर कर दी है, तो उसके बाद उस व्यक्ति का काम खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद सारा काम किसका होता है, सो हाई कोर्ट हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां पर भी उसने जो PIL दायर की है उसी का काम होता है। जब तक उस स्थिति का निवारण नहीं हो जाता, उस याचिका का निवारण नहीं हो जाता, उसका लाभ नहीं मिल जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट खुद कार्य करता है, ना कि किसी को केस लड़ना पड़ता है, ठीक है। उस पर सुनवाई जो सारी होती है कौन किसके द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। उससे संबंधित जिसने दायर की है याचिका वो उसे वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये मूलभूत अंतर होता है जो द्विपक्षीय वाद आता है और जनहित याचिका की हम बात कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी क्लास रही है उसमें आपको कुछ समझ आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनका निवारण किया जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।